जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अरे भाई याद है कि भूल गए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, हाँ या ना? और उसकी SI यूनिट किलोजूल पर मोल होती है और ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया बच्चों? देखो, अगर तुम्हें ये अच्छे से समझना है तो जो भी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा वो ध्यान से सुननी है और उसे अपने दिमाग में उतार लेना है और फील करना है उस चीज को। अगर आप फील नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर आप रटोगे तो फिर आप लिमिटेड क्वेश्चंस कर पाओगे, घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, फंस जाओगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, एनर्जी देखो, ये देखो इसके पीछे एंथैल्पी लिखा है तो पक्का ये भी एनर्जी की ही बात कर रहा होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्या बताया था मैंने? एनर्जी। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो एनर्जी ही। अब ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगा अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को यह समझाया था बच्चों कि आपको एटम के नजरिए से सोचना है। एक एटम है, उसको अगर एनर्जी मिल गई तो पॉजिटिव, और अगर उसकी एनर्जी लूज हो गई तो वो नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो बातें मैं बीच बीच में बता रहा हूं, आप इसको साइड में नोट डाल के लिख लिया करो, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी हर चीज मैं लिखूंगा तो भाई क्लास ओवर नहीं हो पाएगी, फिर आपकी 2 घंटे लग जाएंगे। समझ में आ गया? अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो साइड में बॉक्स बना के। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो। तो लिखते हैं ना, अगर एटम को एनर्जी देनी है, ये वाली इंग्लिश आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर कैसे भी कुछ भी लिखो, इंपॉर्टेंट बातें सारी लिख लिया करो। तो बच्चों, एटम के नजरिए से सोचना है। एटम को एनर्जी मिल गई, पॉजिटिव हो जाएगी। एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको समझने से पहले एक बात और समझ लो बच्चों। इस दुनिया में लोगों से चीजें छीनना आसान है, लोगों को चीजें देना मुश्किल है। मैं बताता हूं क्यों। अगर आपको किसी से कोई सामान छीनना है, कोई चीज छीननी है, और आप ताकतवर हो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ताकतवर इन द सेंस ऑफ पावर एंड पैसा। और आपको किसी से कोई चीज छीननी है तो आप पावर का इस्तेमाल करके बंदूक दिखा के उसको चीज छीन लोगे, या अगर वो चीज बिकाऊ है तो डबल कीमत लगा दोगे, बहुत सारा पैसा दे दोगे, पर उससे वो चीज आप छीन लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बात याद रखना, लोगों से चीजें छीनना आसान है, फिर भी एक बार को बस आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कोई चीज देनी है वो मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है, मान लो आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो और वो लेना ही नहीं चाह रहा, कह रहा भाई मुझे चाहिए ही नहीं, तो आप उसको दे पाओगे? कोई चीज आप किसी को दे रहे हो, अगर उसको चाहिए तो ले लेगा, नहीं चाहिए अगर तो आप कैसे भी करके उसको दे नहीं सकते। बंदूक के दम पे भी आपको उसको सामान दोगे तो कूड़े में डाल देगा बाद में जाके, हाँ या ना? लेकिन वो सामान वो लेगा नहीं। ये कहानी समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा हूं? कहानी समझ में आ रही है? वही यहां पर होने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है? हम लोग एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, हम उससे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। छीनना आसान है या मुश्किल है? आसान है। उसके लिए बस क्या करना है? आपको एनर्जी देनी है। तो मेरे पास तो बहुत एनर्जी है, हम इंसानों के पास एनर्जी की कहां कमी है? एटम को एनर्जी तो देनी है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए आउटर मोस्ट शेल से एनर्जी देनी है, मैंने उसको एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। पर कुल मिला के जितनी भी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मैं उतनी दे सकता हूं और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। बात समझ में आ गई? एटम के नजरिए से देखोगे तो उसको एनर्जी मिल रही है, इसीलिए वो एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव है। यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हाँ या ना? समझ में आ गया? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एटम जो है इस बार इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
क्या गेन कर रहा है? लास्ट क्लास में जो पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन एटम से छीन रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एटम को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और सवाल यहां पर यह है कि एनर्जी इसमें रिलीज करेगा एटम, या एनर्जी मुझे उसको देनी पड़ेगी उल्टा? ये एक सवाल है, तभी तो पता चलेगा एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? एनर्जी which is released by an atom when it gains an electron। जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम किसी भी एलिमेंट का अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आ गई या नहीं? पहले ही लिख दूं, इसको लिख देते हैं। इट इज the amount of energy released by an isolated gaseous atom when an electron is added to it। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अच्छा बच्चों, अगर मान लो यहां पर ये प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक हुआ, तो एंडोथर्मिक हुआ तो इसका मतलब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस केस में एनर्जी पॉजिटिव हो गई। लेकिन अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो एटम एनर्जी रिलीज करेगा। समझ में आ गया? और उस केस में क्योंकि एटम एनर्जी लूज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो ये एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, और इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। यहाँ पर रिलीज के साथ स्लैश मार के एब्जॉर्ब भी लिख देना, ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। इफ या फिर एक काम करो ना, इससे पहले मैं तुम्हें एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक एक्स एटम है, दिस इज एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको मैंने जबरदस्ती बोला चल भाई एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऐड करा ले। इसने ये इलेक्ट्रॉन खुद के आउटर मोस्ट शेल में ऐड कर लिया, तो इसके ऊपर बच्चों माइनस का चार्ज आएगा या प्लस का? अरे जल्दी बोलो, अरे दिमाग लगाओ ना। जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन है इसके पास। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इसके पास या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। कितने ज्यादा हो गए? 1, तभी तो 1 माइनस का चार्ज लगाया है। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से। कितने? 2। नहीं आ रहा ना समझ में कुछ भी? आ गया? बहुत बढ़िया। ये भी अभी भी गैसियस एटम ही है। यहां तक क्लियर हो गया? क्या यही डिफाइन करा है मैंने? हाँ या ना? अच्छा, इफ दिस प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर ये एंडोथर्मिक हुआ देन एनर्जी is absorbed by the atom, energy is absorbed by the atom। और अगर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन लिखो ना, शॉर्ट में ईजी लिख दूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को मैंने क्या लिखा था? IE। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या लिख रहा है बच्चों? EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पर क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? पॉजिटिव। समझ में आ गया? अगर मान लो ये प्रोसेस बच्चों एक्सोथर्मिक हुआ, इफ द प्रोसेस इज, समझ गए ना? इफ दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, अब पूरा नहीं लिख सकता मैं, तो इफ दिस प्रोसेस इज exothermic then energy is released by the atom। उस केस में एनर्जी कैसी होगी बच्चों?
then electron gain enthalpy will be नेगेटिव। कोई दिक्कत? बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय बच्चों कोई भी एनर्जी या एंथैल्पी डेल्टा एच से डिनोट होती है, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए हम ईजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अरे कैमरे में दिख रहा है ये छोटा सा ईजी, ये लो कैमरे वालों के लिए डेल्टा एच ई जी। अब वो लोग सोच रहे होंगे सर दिख तो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? चलो भाई यहाँ पे ईजी लगा देना। ईजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और बच्चों अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती तो हम लोग आई लगा देते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, याद है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच ई जी। बच्चों इसके एसआई यूनिट क्या हो गई? बच्चों बताओ जल्दी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, अरे भैया है तो एनर्जी ही ना, हाँ या ना? तो इसकी यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर मोल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो kg मोल माइनस 1। समझ में आ गया? तो बच्चों ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है इसमें, ये रहा ना रिएक्शन, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब हुई होगी, तो उसके सामने आपको एंथैल्पी बतानी पड़ेगी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो प्लस का 50 किलो जूल पर मोल है, या जो भी है 50, 40, 48, 200, 500, 250 प्लस माइनस मैटर करता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एटम एनर्जी रिलीज करेगा या अब्सॉर्ब करेगा? ये एक अहम बात है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बच्चों। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो एटम है, फलाना एटम, कोई रैंडमली मैंने एटम दे दिया, सोडियम दे दिया या कुछ भी दे दिया, वो एनर्जी, वो एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं तुम्हें एक फिर से नई कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और इसी के हिसाब से चलना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन घुमा के वो पूछेगा अगर इस टॉपिक से, तो कोई बच्चा उसमें अटकेगा नहीं। समझ में आ गया? और तुम्हें उस चीज को फील भी करना है, फीलिंग के साथ बोलना है। ठीक है? ठीक है बच्चों, ये टॉपिक की थ्योरी तो मैंने तुम्हें समझा दी, ठीक है? पहले मुझे ये बताओ बच्चों, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, अब मैं तुम्हें जो अभी समझाने जा रहा हूं वो क्या है? वो कहानी जिससे आपको पता लग जाएगा कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते टाइम एनर्जी रिलीज करेगा या अब्सॉर्ब करेगा। यही तो अहम बात है, तभी तो प्लस माइनस का पता चलेगा। और ये जो वैल्यू है ये तो हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाएंगे, वो तो हमें पता नहीं चलने वाली है ना। मुझे मेटल्स के बारे में बता दो बच्चों। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है अगर, तो मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या ना? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है इनके अंदर, सही है? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे हैं या लूज करना? भाई ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं, ये लुटा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये खुश हैं, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। तो यानी कि ये दे वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। नहीं आ रहा समझ में? एग्जांपल दूं बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया सोडियम, पोटेशियम, मतलब ग्रुप 1। मैं सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाओ आप, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दिख रहे हैं? तो ये क्या है? मेटल ही तो है, और सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है? आप चेक कर लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,1। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके, और इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ये वाला लूज करना आसान है? लूज करना आसान है। यानी ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, देना चाहता है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? पहले इतना बता दो। अरे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 नहीं होता क्या? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता क्या? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और करना क्या चाहता है ये? ऑक्टेट पूरा कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है या अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब तुम बताओ, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा या लूज करना?
लूज करना, लेकिन हम यहाँ पर क्या करके रहेंगे, हम इसको इलेक्ट्रॉन दे के रहेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। तो अब बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? यानी अभी भी इतना समझने के बाद हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये एनर्जी रिलीज करेगा या गेन करेगा। समझ गए? तो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं छोटी सी, वो याद रखना। जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? जल्दी बताओ बच्चों। जब कोई इंसान, एवरेज इंसान खुश होता है तो क्या करता है? पैसे उड़ाता है। अरे बोलो हाँ या ना। शादी में इंसान क्या करता है? पैसे उड़ाता है। पूजा पाठ में, भगवान के काम में लगा रहा है, पर लगा रहा है ना कहीं ना कहीं। बर्थडे पार्टी में या किसी भी पार्टी में इंसान जब खुश होता है क्या करता है? पैसे उड़ाता है। आप पैसे को एनर्जी मान लो थोड़ी देर के लिए और इंसान को एटम मान लो। तो अगर एटम खुश हुआ तो क्या करेगा? वो एनर्जी लूज करेगा। समझ गए? इंसान खुश होगा तो पैसा उड़ाएगा, एटम खुश होगा तो एनर्जी लूज करेगा, ऐसे करके। मेरी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अगर इंसान दुखी होगा, अच्छा सुनो इसमें एक और चीज, अगर वो कम खुश है तो कम पैसा उड़ाएगा, ज्यादा खुश है तो ज्यादा पैसा उड़ाएगा। समझ गए? तो एटम अगर कम खुश है तो वो लेस एनर्जी लूज करेगा, तो उसकी एनर्जी लेस नेगेटिव होगी बट लेस नेगेटिव होगी। और अगर एटम ज्यादा खुश है तो वो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, तो उसकी एनर्जी मोर नेगेटिव होगी। बात समझ में आ गई? पक्का? और अगर कोई इंसान खुश नहीं है तो क्या वो पैसा उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा, उल्टा पैसा उधार लेगा आपसे, क्योंकि दुखों का कारण ही पैसा है। समझ में आ गया? तो एटम अगर खुश नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, यानी एटम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी उसको तो ज्यादा हाईली पॉजिटिव, कम एनर्जी देनी पड़ी तो लेस पॉजिटिव। समझ गए? अब जरा ये दिमाग यहाँ पे लगा दो, यही कॉन्सेप्ट लगा दो जो मैंने अभी कहानी सुनाई है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, समझ गए? और मैं उसको जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन और दे रहा हूं। मैंने उसको बंदूक दिखाई, मैंने कहा देख तेरे को एक इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले, एडजस्ट कर। तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाह रहा है? नहीं। और उसको जबरदस्ती दे रहा हूं, क्या ये खुश होगा? नहीं। तो जब ये खुश नहीं होगा तो क्या ये एनर्जी लूज करेगा? नहीं। या हम ये कहेंगे कि ये बहुत कम एनर्जी लूज करेगा, ना के बराबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? लेस नेगेटिव। अच्छा, इसमें एक और बात बता देता हूं, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पास पॉसिबिलिटी है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो आप चेक करो, सोडियम ऐसा दिखता है, अंदर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर कितने हैं? 8, सही है। और सबसे बाहर वाले में 1 है, और मैंने इसको जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन और देना है। तो पहले आप ये सोचो कि क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर भी सकता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रखेगा कहां पे? तो इसके इस शेल में अभी बहुत जगह खाली है, यानी रख तो सकता है। तो जब मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा कहीं पर भी, हाँ या ना? तो लेकिन ये ज्यादा खुश नहीं होगा, और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? लेस नेगेटिव। खुश कम है, एनर्जी कम लूज कर रहा है, तो लेस नेगेटिव। कोई दिक्कत? अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं आप। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये वाली स्टेटमेंट क्लियर हो गई, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बच्चों अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल्स, तो ये कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताड़ में रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए मैं जल्दी से उसको खा लूं, हाँ या ना? तो इसका मतलब दे वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल दूं बच्चों? एग्जांपल ले लेते हैं सल्फर। एक एग्जांपल सल्फर ले लिया, एक एग्जांपल मैंने क्लोरीन का ले लिया, ठीक है बच्चों? अभी दोनों एग्जांपल एक एक करके देखते हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जल्दी बोलो। 2,8,6। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है?
इसका एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर बच्चों 16 होता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। पर ये बनाना कितने चाहता है? 8। हर कोई अपने आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो पहले आप ये देखो, इसके पास 6 हैं, तो ये आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 6 के 6 लूज कर देगा ताकि 8 रह जाएं, या 2 गेन करना चाहेगा? पहले इतना बताओ, इसका इरादा क्या है, चाहता क्या है जीवन में? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। या आप ऐसे समझ लो, ये एक ऐसा मकान मालिक है, इसके ग्राउंड फ्लोर में 2 ही किराएदार आ सकते हैं, उसके ऊपर वाले फ्लोर में 8, उसके ऊपर 8। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जगह है, पर अभी 6 किराएदार रह रहे हैं। तो क्या ये बहुत ज्यादा खुश होगा? ये तब खुश होगा जब 8 के 8 कमरे किराए पे चढ़ जाएंगे, बहुत पैसा आएगा मेरे पास। हाँ या ना? कहानी समझ पा रहे हो? अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं एक इलेक्ट्रॉन आपको लाके दे रहा हूँ, लोगे? नहीं लेगा तो मैं बंदूक निकाल दूंगा, जबरदस्ती दूंगा इसको, मुझे तो देना ही इलेक्ट्रॉन। पहले प्यार से पूछा, भाई इलेक्ट्रॉन लोगे? इलेक्ट्रॉन लोगे भैया? तो यार हाँ दे दो मेरे को तो चाहिए। अच्छा ये खुश हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ, खुश हुआ या नहीं हुआ? खुश हो गया। अगर ये खुश होगा तो क्या ये एनर्जी लूज करेगा? एनर्जी क्या करेगा? खुश है ना, लूज करेगा। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। अब देखो सोडियम की भी नेगेटिव थी, वो भी लूज कर रहा था, ये भी लूज कर रहा है, तो किसकी हाईली नेगेटिव होगी? सल्फर की, और सोडियम की कम होगी। अच्छा अब जरा क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। 2 किराएदार पूरे हो गए, 8 किराएदार पूरे हो गए। सबसे टॉप फ्लोर पे 8 कमरे हैं, जिसमें से 7 में किराएदार रहते हैं, 1 कमरा खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अभी और आ सकता है। और मेरा काम यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन कराना। मैं इसके पास एक किराएदार ले आया, 1 इलेक्ट्रॉन ले आया, मैंने प्यार से पूछा भैया इलेक्ट्रॉन लोगे? ये बेचारा इतना भूखा बैठा है, इतनी तड़प है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की, कि मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिखाया ही था, इसने तो छीन लिया। समझ पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है ना भाई। क्लोरीन क्या चाहता है? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उसको मिल जाए, दिख जाए, बस वो जल्दी से खा लेगा। हाँ या ना? तो जैसे ही मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, खुश होगा या नहीं? इसको तो जरूरत ही 1 ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया था इसको, बस इसका ऑक्टेट पूरा होने ही वाला था, और मैंने इसको दे दिया। ये इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि एनर्जी लूज करने लग गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बच्चों कैसी हो जाएगी? हाईली नेगेटिव, क्योंकि बहुत खुश हो गया, बहुत सारी एनर्जी लूज कर दी इसने। अब आ गया समझ में? अब अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो जनरली हमेशा नेगेटिव ही होती है, पर कहीं लेस नेगेटिव होती है, कहीं हाईली नेगेटिव होती है। तो मेटल्स के केस में कैसी होगी? लेस नेगेटिव। नॉन मेटल्स के केस में कैसी होगी? हाईली नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो सर आपने पॉजिटिव का तो बताया ही नहीं, तो पॉजिटिव का भी बता देता हूं भाई, ध्यान से सुनना, उसकी भी एक अलग कहानी है। ये क्लियर हो गया? चलें आगे। अभी हम इसमें फैक्टर्स की भी बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हाई नेगेटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी, वो पढ़ेंगे। पर इस कहानी के द्वारा जो आप समझ रहे हो ना, इससे आपको ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत आपको आंसर पता लग जाएगा। बस ये कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये याद रखना, ठीक है। बच्चों नोबल गैसेस के बारे में जानते हो? मैंने तुम्हें कई बार बताया नोबल गैसेस की कहानी बिल्कुल अलग होती है। तो मैं बच्चों अगर नोबल गैसेस की बात करूं तो जरा चेक करो, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ ही ये स्टेबल भी है। हाँ या ना? हाँ या ना? ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये खुश नहीं होते भैया एक आधे इलेक्ट्रॉन से। आप ऐसे समझ लो, नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा है, फुल है। आपके जितने भी कमरे थे, जितने भी फ्लोर थे, सारे किराएदार भर दिए। नोबल गैस तो ऐसा ही हो रहा है ना भाई, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं या ऑर्बिट है, उन सब में सारे इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड है। क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? और क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो स्टेबल है।
फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन हमें इससे नहीं ले सकते, ये देना ही नहीं चाहेगा, ये भला अनस्टेबल क्यों होगा। और ना ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है किसी भी कीमत पे, सही है गलत। लेकिन बच्चों मेरा इरादा क्या है, मुझे इसको इलेक्ट्रॉन देना ही देना है। तो मैं गया, मैंने पहले प्यार से बात करी, फिर से मैंने कहा भैया भैया इलेक्ट्रॉन लोगे, चलो ये एग्जांपल लिख देते हैं बच्चों, नियॉन आर्गन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं या पता है, फुल्ली फिल्ड है ना, चलो नियॉन का लिख देते हैं बच्चों। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों 2,8। ऑक्टेट पूरा हो गया आउटर मोस्ट शेल का। मैंने से पूछा भैया भैया इलेक्ट्रॉन लोगे, क्या बोला इसने प्यार से मना नहीं करा, इसने कहा भाग मुझे नहीं चाहिए, भाग यहाँ से भाग, गुस्सा कर दिया इसने, क्योंकि इसको पता लग गया जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ना ही गेन, तो इसने प्यार से तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिया और मुझे इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो मैंने निकाल दी बंदूक। मैंने कहा पता इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा, तो अब जबरदस्ती का सौदा हो गया ना। आप इस कहानी को ऐसे समझो, आपके जो टॉप फ्लोर पे किराएदार रहते थे वो 8 कमरे हैं, 8 के 8 भरे हुए हैं, और मैंने कहा आपको किराएदार रखना पड़ेगा, कहीं से भी मुझे नहीं पता किराएदार ये मेरा वाला रखो। तो फाइनली आप क्या करोगे, रखना पड़ेगा। तो मैंने एक और चीज बताई थी आपको, ये भी देखना पड़ेगा जगह है भी इलेक्ट्रॉन रखने की, इसमें जगह है भी बेचारे थे, कहाँ रखेगा, आउटर मोस्ट शेल तो भर गया भैया, यानी कमरा ही नहीं है। और मैंने बंदूक लगा रखी है इसी कनपट्टी में, भाई इलेक्ट्रॉन लेकर ही रहेगा तू आज। अब बताओ बच्चों कैसे ये मैटर सॉल्व होगा, ये मैटर कैसे सॉल्व होगा। अब ऐसा होगा, अब ये नियॉन बोलेगा मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे भैया, पूरे हो गए, मैं आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को फाइनली तैयार हो गया हूं, लेकिन जगह नहीं है, समझ गए। तो नियॉन बोलेगा आप एक काम करो, आप मेरा एक नया फ्लोर बनवा दो और 8 कमरे बनवा दो नए, और फिर आप अपने किराएदार रख देना। मेरी बात समझे। तो अब मुझे इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे नियॉन है ना, ये जैसे नियॉन है, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये पूरा एक नया शेल डेवलप कर सके, और फिर उसमें वो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एनर्जी इसने रिलीज करी या मुझे इसको देनी पड़ी, देनी पड़ी ना। बात समझ में आ गई। तो याद रखना नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, सिर्फ पॉजिटिव या हाईली पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, पक्का कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो भाई। नोबल गैस पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड में आते हैं, ये रहे ना। अब नियॉन में 1 इलेक्ट्रॉन और डालूंगा तो भैया पीरियड नंबर 3 पे आ जाऊंगा ना, पोटेशियम इस पे, सोडियम पे, तो एक नया शेल नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो नए शेल के लिए एनर्जी चाहिए, उसकी एनर्जी हाई होती है, तो वो बेचारा एनर्जी कहाँ से लाएगा, मुझे देनी पड़ेगी उसको एनर्जी। अब आ गई बात समझ में, पक्का। चलें आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है, ठीक है भाई। फटाफट स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नंबर 1 बच्चों न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाऊं या फिर तुम ये क्या करूं बच्चों, इसको यहां टांग देते हैं। कैमरे में आ रहा है, कहां तक आ रहा है दिखाना जरा। अरे बहुत है यार, इतने में तो सब दिख जाएगा, बहुत है बच्चों। लेफ्ट टू राइट बोलूंगा तो मतलब ऐसे, डाउन द ग्रुप ऐसे, ये तो पता ही होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बच्चों दिमाग लगाओ, न्यूक्लियस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, अट्रैक्ट करना, होल्ड करना, बाइंड करना, कस के रखना। न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ेगा, जब उसके अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, जरा दिमाग लगाओ, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा।
ऐसे में जब मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो जब उसने इतने सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली पकड़ रखे हैं तो एक और उसको होल्ड करने में क्या दिक्कत है, उसको भी होल्ड कर लेगा और अपने साथ वो भी घूमता रहेगा बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये वो चीज है, अगर तुम फील कर पाओगे तो समझ में आएगा। और तुम सोच रहे हो कि तुम ये रट लोगे तो भाई हर टॉपिक के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो किस किस पे कौन कैसे डिपेंड कर रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप अपना दिमाग लगाओ, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा मतलब इंक्रीज अगर होगा तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि पक्का पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ है, पक्का, ये पक्का इंक्रीज हुआ है, तभी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की एनर्जी बढ़ गई होगी, यानी कि अट्रैक्टिंग पावर कह लो, अट्रैक्टिंग पावर ऑफ न्यूक्लियस ये कह लो, या बाइंडिंग एनर्जी कह लो। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई है बच्चों? इंक्रीज। और जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो हमने देखा है कि नया शेल तो ऐड हो नहीं रहा, बस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही बढ़ते हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऐसे में अगर मैं नया इलेक्ट्रॉन दे भी दूं उसको तो उसको बड़े आराम से गेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब इट कैन इजीली होल्ड वन न्यू इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? और अगर ऐसा हो गया तो बच्चों दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, फिर से सुन लो। आप इमेजिन करो अभी 2 मिनट के लिए आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो किसी एक पीरियड में। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नया शेल बढ़ रहा है? नहीं। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है? हाँ। नया शेल बढ़ रहा है? नहीं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं? हाँ। इलेक्ट्रॉन? हाँ। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अट्रैक्टिंग पावर भी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है। अगर अट्रैक्टिव पावर बढ़ रहा है तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने में इजी रहेगा, इजी रहेगा तो वो खुश होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव नहीं होगी जब एनर्जी रिलीज करेगा। और आप दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। अभी एग्जांपल दिया था मैंने बच्चों, सोडियम पोटेशियम ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाह रहे थे और जबकि क्लोरीन सल्फर ये गेन करना चाह रहे थे। तो दिमाग लगाओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? हाईली नेगेटिव होती चली जाएगी, हाँ या ना? तो ये कहानी समझ में आ गई। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती चली जाएगी। क्लियर? पक्का? स्टेटमेंट में लिख लोगे, ऐसे लिखोगे? स्टेटमेंट में लिख लोगे तो फायदा रहेगा, एग्जाम में स्टेटमेंट में लिखना होता है। इसके बाद चलते हैं नंबर 2, साइज ऑफ एटम। ये इरेज कर दूं बच्चों, इरेज कर दूं। तो और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है? नंबर 2, साइज ऑफ एटम। बच्चों मान लो एटम का साइज हो रहा है इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से सुनना स्टोरी। जैसे जैसे एटम का साइज कब बढ़ता है? जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं। आप कोई भी ग्रुप ले लो, नीचे आओगे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा। सही है गलत है? मान लो कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है? तो एटम छोटा बड़ा 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 और बड़ा, समझ में आ गया? ग्रुप में नीचे जाने पर क्या हो रहा है? एटम का साइज बड़ा हो रहा है। क्लियर हो गया? तो अब आप बच्चों दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, हाईली पॉजिटिव, क्या? देखो पॉजिटिव तो नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 99% नेगेटिव ही होती है। बस कहीं पे हाईली नेगेटिव होती है, कहीं पे लेस नेगेटिव होती है। पॉजिटिव सिर्फ कहाँ होती है? नोबल गैस में, सिर्फ नोबल गैस में, हाँ या ना?
तो बच्चों दिमाग लगाओ, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो पक्का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्टिव फोर्स कैसा लगेगा? कम, क्योंकि एटॉमिक साइज तभी बड़ा होगा पक्का, एटॉमिक साइज पक्का तभी बड़ा होगा जब न्यू शेल ऐड हुए होंगे, न्यू शेल ऐड हुए होंगे, हाँ या ना? तभी एटॉमिक साइज बढ़ा है। न्यू शेल तभी ऐड हुए होंगे तो पक्का यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा कहां पर? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं? और ऐसे में आप जरा दिमाग लगाओ, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन वैसे भी लूजली बाउंड है, न्यूक्लियस उनको वैसे भी नहीं होल्ड कर पा रहा, और आप उसको एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, तो क्या वो गेन कर पाएगा? क्या वो न्यूक्लियस उस एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा जब उससे वही नहीं हो रहा होल्ड जो अभी आउटर मोस्ट शेल में है? ग्रुप में नीचे आओगे तो नीचे वाले एटम के बारे में सोचो ना, वो बड़ा एटम है, तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन तो लूजली बाउंड हो गया ना, तो न्यूक्लियस उसी को नहीं होल्ड कर पा रहा, तो अब आप एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसको कैसे होल्ड करेगा? मुश्किल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा? करेगा, और बहुत कम। समझ में आ गया? तो लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन देने पर कम एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी बच्चों? वेरी लेस नेगेटिव। मतलब कैसे लिखोगे इसको? बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि लेस एनर्जी रिलीज। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? मिटा दो इसको। और कौन कौन से फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें मैं तुम्हें बता देता हूं, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताई हुई है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये दोनों स्टेबल होते हैं, हाँ या ना? तो अगर ये पहले से ही स्टेबल हैं, तो अगर फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाले पहले से ही स्टेबल हैं, तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे? नहीं। और गेन करना चाहेंगे? नहीं। हाँ या ना? एग्री करते हो? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना ये बात, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल वाली कॉन्फ़िगरेशन और प्लस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाली कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई देख लेना, जल्दबाजी है, स्पेलिंग का मुझे नहीं पता। क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं? नहीं। और जब गेन करना नहीं चाहते और अगर मैं इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या ये ज्यादा एनर्जी लेस करेंगे? नहीं करेंगे। यानी हाफ फील्ड वाले क्या करेंगे? लेस एनर्जी रिलीज, यानी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ या ना? बच्चों फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल वाली कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा जरा बताओ? याद करो, ये नोबल गैसेस हैं, ये नोबल गैस है, तो नोबल गैस वाले तो भैया एनर्जी रिलीज तो छोड़ो, उनको तो इलेक्ट्रॉन को जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसके लिए क्या हो जाता है बच्चों? हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर फुल्ली फिल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, जगह ही नहीं है भाई, तो उसके केस में तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाईली पॉजिटिव हाफ फील्ड वाले भी स्टेबल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जगह तो है पर करना नहीं चाहते, तो इसीलिए वो लेस एनर्जी रिलीज करते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे। बच्चों मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि आप सीधा सीधा ये बताइए, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब वेरिएशन, ट्रेंड्स। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन
वेरिएशन डाउन द ग्रुप, अगर मैं ग्रुप में नीचे जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चों दिमाग लगाओ, अगर आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो उससे क्या होगा? हर बार न्यू शेल ऐड होगा, हर बार नया शेल ऐड होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अंदर वाले शेल क्या लगाएंगे? बोल ही नहीं रहे। स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे, या ये कहो कि शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल लूजली बाउंड हो जाएगा। हाँ या ना? और ये लूजली बाउंड क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि उसके ऊपर लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ऐसे में आप उसको एक नया इलेक्ट्रॉन दोगे तो डू नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, डू नॉट वांट टू गेन न्यू इलेक्ट्रॉन। और जब ये नया इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता और हमें इसको देना है जबरदस्ती, क्या ये खुश होगा? नहीं। क्या न्यूक्लियस उसको होल्ड कर पाएगा? जब उससे अपने ही इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड हो रहे तो नया इलेक्ट्रॉन कहां से होल्ड कर लेगा? तो इसका मतलब लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इसमें याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative from high negative। इसका मतलब समझ पा रहे हो? मतलब ऊपर हाईली नेगेटिव वाले एलिमेंट्स थे, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आ रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जा रही है। नहीं समझे? समझ गए? एक एक स्टेप दोबारा पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, ग्रुप में अगर आप नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो जाएगी। नहीं समझे? समझ गए? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वेरिएशन अलोंग द पीरियड। अलोंग द मतलब अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और एक बार लेफ्ट टू राइट जाते टाइम ग्रुप 17 तक जाना, नोबल गैस से मत चले जाना, उसकी कहानी बिल्कुल अलग होती है, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं। हाँ या ना? तो बच्चों चेक करो, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे क्या कोई नया शेल ऐड हो रहा है? नो न्यू शेल एडेड। बच्चों जब नया शेल ऐड नहीं हुआ तो क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा? जल्दी बोलो। स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है? नहीं लग रहा। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लग रहा तो एटम का साइज बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा? छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज। और इसके पीछे रीजन क्या है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज। एटॉमिक नंबर, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ इंक्रीज। और अगर ये बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और बच्चों अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बच्चों अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पता चल चुका है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा, उल्टा डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि न्यूक्लियस बहुत तेजी से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गई है, बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे में अगर आप उसको नया इलेक्ट्रॉन दे भी दोगे तो क्या दिक्कत है? वो उसको भी खींच लेगा, ट्रैक कर लेगा। तो और उसको ट्रैक करके इसको खुशी ही मिलेगी। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी बच्चों? हाईली नेगेटिव। समझ में आ गया? तो कुल मिला के बात ये है कि अलोंग द पीरियड अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव टू हाई नेगेटिव हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? लेस नेगेटिव टू
हाईली नेगेटिव। समझ में आ गया? और ये कहानी सिर्फ कहां से कहां तक की है? ग्रुप 17 तक की। नोबल गैस की बात नहीं कर रहा हूं, नोबल गैस अलग से समझा दिया मैंने। नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है, वो हाईली स्टेबल है, तो उसको पूरा एक नया शेल डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें ही देनी पड़ती है। तो नोबल गैस के केस में याद रखना, लिखूंगे, समझ गए? लिख लेना वो भी अलग से, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड के साथ नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होती है। कोई दिक्कत? चले आगे, कर दो स्टार्ट। ठीक है बच्चों, अब यहां पर भी एक एक्सेप्शन आ गया है। एक्सेप्शन का मतलब होता है ट्रेंड से हटके कुछ नया, जो हमने ट्रेंड पढ़ा है उससे कुछ अलग हटके कोई अगर एलिमेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि टीचर को पता है कि ट्रेंड तो हर बच्चे को याद है, चाहे रीजन पता हो ना पता हो, थ्योरी पता हो ना पता हो, रट लिया हो, लेकिन एक्सेप्शन का आंसर वही बच्चा दे पाएगा जो अंदर तक डीप में पढ़कर आएगा। समझ गए? एक्सेप्शन क्या है बच्चों? ध्यान से देखो बच्चों, मैंने एक ऐसे ही रैंडमली नकली का ग्राफ बना दिया है। ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, और यहां पर अपना हो गया एटॉमिक नंबर, इधर जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और इधर मैंने बना दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वाली है। कैसी वाली है? नेगेटिव वाली है। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ग्रुप 17 में कौन कौन आता है? F, Cl, Br, I, Ap। इसको हटा दो, इतना नीचे तक कोई नहीं जा रहा। अगर मैं ग्रुप में नीचे जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी बच्चों? लेस नेगेटिव। हाँ या ना? देखो, अगर इस ग्राफ में ऊपर जाओगे तो हाईली नेगेटिव हो जाएगा, नीचे आओगे तो लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? F, Cl, Br, I। देखो एटॉमिक नंबर F का कम है, Cl का ज्यादा है, इसका F का कितना है? 9, Cl का 17, Br का 35 और 53। समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव से लेस नेगेटिव होती जा रही है। हाँ या ना? परंतु ऐसा नहीं होता। F की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl से भी कम होती है। तो क्वेश्चन यहां से ये अराइज हो जाता है, व्हाई इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन? इसका रीजन ये है बच्चों, ध्यान से सुन लो और लिख भी लेना। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, एक्सेप्शनली स्मॉल। तो बच्चों, अगर इतने स्मॉल एटम में अगर मैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डालूंगा और 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरे हो जाएंगे, तो जरा सोच के देखो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा कि नहीं? ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एक्सेप्शनल साइज, when we add one more electron to the fluorine, there is a huge large inter-electronic repulsion occurs। तो ऐसे में फ्लोरीन को जब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या ये ज्यादा खुश हो पाएगा? मतलब आपके टॉप फ्लोर में किराएदार आपने भर तो लिए, पर वो रोज लड़ रहे हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का ये मतलब हो गया ना, तो आप खुश हो गए और रात को लड़ने लगते, 2 बजे नींद खराब हो जाती है आपकी। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड कराया, क्योंकि वो इतना छोटा एटम है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लग गया। समझ गए? इसकी वजह से वो उतना खुश नहीं होता जितना क्लोरीन होता है, तो इसीलिए कम खुश होगा तो कम एनर्जी लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी इसकी? लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। लिख पाओगे या नहीं? पक्का? जो मैंने बोला वो समझ गए ना? वो किराएदार मत लिख देना, वो समझाने के लिए था। क्लियर हो गया? तो बच्चों, इसी के साथ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।